बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा नावल है उसका नाम है चांद मेरा हम सफ़र और इसको लिखने वाले हैं हन्ना खान। और चलते हैं अपने खूबसूरत से नावल की तरफ। खबर नहीं मुझको ये कौन सा दर्जा इश्क है कि लफ्ज़ सब मेरे हैं और जिक्र बस तुम्हारा है। यार वो कितना टाइम लगना है तुमको, मरहा कब से हमसे चाय का एक कप मांगा है, लेकिन तुम हो कि अव्वल दर्जे की निकम्मी, कामचोर और सदा की सुस्त। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। रोहित ने टीवी की चैनल बदलते हुए जज आकर गुस्से में मेरा को सुई सुनाई। ज्यादा गला फाड़ने की जहमत ना करो, समझे सुन सकती हूँ, मैं बेरी नहीं हूँ जो इतने जोर जोर से मुझे सुना रहे हो। मेरा ने चाय कप में डलते हुए दान पर दान जमा कर कहा, एक तो तुम्हें चाय चाहिए, फिर अच्छी भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए हो न। मरहा ने चाय का कप रोहिल को पकड़ाते हुए घूर कर कहा। रोहिल ने शुक्रिया किया के सर को हल्की सी जश दी। इन्होंने चाहे चीनी ज्यादा डाल दी है तुमने। रोहिल ने अपनी हंसी दबाते हुए मरहा को छड़ा, जो दूसरे सोफा मस्जिद से दोनों पांव ऊपर करके चाय से लुत्फ अंदाज हो रही थी। रोहिल की बात पर तब कर इसकी तरफ देखा, फिर चाय का कप रख कर उठ खड़ी हुई। एक तो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई, ऊपर से मेरे एहसान मानने के बजाय तुम मेरी ही कमियां निकाल रहे हो। मेरा ने उंगली से अपनी तरफ इशारे किया। हाँ तो जो बात है वो बताऊंगा, नहीं तो तुम कल को कबार को ससुराल जाकर हमारी नाक कटवा दोगी। इसलिए तुम्हारी इस्लाह के लिए तुमको बताना लाजमी है। मेरी बहन रोहिल ने बामुश्किल अपना कह का गला घोंटा। वह के हाथ कमर पर बांधते दान पर दान जमाकर कमाल महारत से अपने बड़े भाई को ऐसे देख रही थी जैसे अभी इसको आंखों से ही जला देगी। अगर इतने ही दान बाहर आ रहे हैं ना तुम्हारे रोहिल, तो बता दो, मैं एक ही बार में तुम्हारे बत्तीसी को तुम्हारे मुंह से फारग कर दूं। मरहा ने दान खजाई। रोहिल ने अपनी चाय का कप खत्म किया और इसके पास आकर इसे कंधे पर अपना बाजू फैला दिया। मरहा ने मुंह बनाया, हूँ पहले गुस्सा दिलाओ फिर आ जाओ मोहब्बत जानने। मरहा ने फूले मुंह से कहा, यार मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक करता हूँ मेरी जान, चाय वाकई बहुत जबरदस्त बनाती हो, तुम कसम से मूड फ्रेश हो जाते हैं मेरा। रोहिल ने प्यार से इसका मूड ठीक करना चाहा। अच्छा अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। मरहा ने इसका बाजू उठाकर एक अदा से कहा। रोहित सर झुटकता अपने रूम की तरफ बढ़ गया, फिर रुककर मरहा को आवाज दी, अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रोहित ने चमक कर कहा। वो जो टीवी का रिमोट उठा रही थी रोहित की बात सुनकर इससे सवाली नजरों से देखा। तुम ना मासी बनकर बहुत अच्छी लगेगी। रोहिल ने छट से दरवाजा बंद कर दिया, जो इससे माने लिपकी थी जबत के घोंट भरकर रहेगी। मरहा और रोहिल दो बहन भाई थे। मरहा के वालिद अजीम अतर एक जमींदार आदमी थे, अपनी जमीनों की देखभाल और खुद किया करते थे। शगुफ्ता मरहा की वालदा एक हाउस वाइफ थी। रोहिल अपने शहर के नामवर डॉक्टरों में से एक था। मरहा इनसे 3 साल छोटी थी, जो यूनी की लास्ट ईयर में थी। पढ़ाई करना इसका सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि मरहा के अब्बा के मुताबिक अगर इसने पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लिए तो इसे अब्बा की ज़मीनों का हिसाब किताब करना था। और ये ज़मीनें इसको सख्त उलझन होती थी, यही डर इसको पढ़ाई करने पर मजबूर होता करता था। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मरहा अजीम साहब ने अपनी ऐनक उतार कर साइड पर रखते हुए पूछा। आप बेफिक्र रहे अब्बा, आपकी ज़मीनों को संभालने की नौबत नहीं आएगी। देखिएगा इस बार भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मेरा ने इनके पास बैठते हुए इन्हें यकीन दिलाया। अजीम साहब ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा। बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि रोहिल के तुम भी किसी अच्छी पोस्ट पर एडजस्ट हो जाओ। वैसे भी बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बनाओ। अजीम साहब ने लाड से ऐसे समझाया। अब्बा अब रोहिल से तो कभी ऐसे नहीं कहते, बिला वजह मुझ पर ही शोशे में डाला हुआ है। अब पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ ना। मरहा ने हफ्की से इनकी बात का जवाब दिया। अजीम साहब धीरे से हंस दिए। इन्हें अब्बा मैं भूल गई कि अम्मा बुला रही हैं, आप आके खाना खा लें। मेरा ने सर पे हाथ मारा। ठीक है। अजीम साहब भी इसके हमराह पर चल दिए। अब आपका काम कैसा जा रहा है? रोहिल ने सालन खाते हुए पूछा। ठीक चल रहा है बेटा, आपके काम कैसा जा रहा है? अजीम साहब ने लमका मुंह में डालते हुए पूछा। परफेक्ट इज एजी ऑवियर्स, रोहिल ने फखर से जवाब दिया। मेरा ने पहलू बदल से इससे ज़रा अच्छा ना लगता था कि काम की बातें डिस्कस करनी हो। पहले पढ़ाई के शोशे उठाओ और फिर लग जाओ काम कर करके अपनी पढ़ाई लिखा होने का सबूत देने। खाना खत्म करके सब अपने कमरे में चले गए। मेरा भी सोने के लिए अपने रूम में चली गई। सुबह फजर की नमाज पर सभी लोग उठ जाते थे। मरहा भी नमाज पढ़ के किचन में शगुफ्ता बेगम को हाथ बटाने आ गई। नाश्ता करके फौरन इसने अलमारी से सफ़ेद रंग का सूट निकाला, जिसके दामन और पांचों पर गुलाबी रंग का काम हुआ था। सफ़ेद रंग इसकी निखरी और बेदाग रंगत को मजीद हसीन बना रहा था। इसने बैग उठाया और खुदाफिज कहकर बाहर की तरफ भागी, क्योंकि रहील हारून पर हारन दे रहा था, जिसका मतलब था आज फिर इसने देर कर दी थी। वह फ्रंट सीट पर बैठी और रहील ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज छुट्टी
मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? रोहिल ने सामने देखते हुए मरहा को कहा। वो जो कार से शीशे से बाहर बहती हुई चीज़ों को देख रही थी, रोहिल बार बार चूम कर इसकी तरफ देखने लगे। शुक्रिया, तुम्हें याद तो रही मेरी बात, मरहा ने रोहिल पर जफर कर कहा। रोहिल ने सिर्फ इसकी बात पर सर झटका। क्लास के सारे लेक्चर सुनकर तो मरहा के सर घूमने लगे। वो अपनी किताबें और बैग संभाल कर क्लास के बाहर आ गई। रोहिल को आने में थोड़ी ही वक्त रह गया था। वो यूनियन के ग्राउंड में ही एक बेंच पर बैठ गई। उफ, क्या मसला है इन बुक्स के साथ भी? मरहा ने आगे जाकर बुक्स को बैग में ठोसा और रोहिल का नंबर मिलाने लगी। दो बेल पर कॉल उठा ली। रोहिल ने रास्ते में हो कहकर कॉल बंद कर दी। मरहा ने गहरी सांस ली और सर झटक कर उठ की। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद रोहिल यूनियन की गेंद पर पहुंच गया। इसने जेब से मोबाइल निकालकर मरहा को कॉल मारी, लेकिन मरहा का फोन ऑफ जा रहा था। रोहिल ने ना गुवारी से फोन जेब में डाल दिया और यूनिक के अंदर चला गया। तभी मरहा रोहिल की तरफ आती दिखाई दी। रोहिल ने इसकी बैग लेते हुए पूछा, डॉक्टर रोहिल, आपको डॉक्टर सफीर अपने रूम में बुला रहे हैं। नर्स ने आकर रोहिल को इत्तला दी। और जो अभी भी मरीजों को देखकर आया था, नर्स की बात पर बेदिली से उठकर डॉक्टर सफीर की रूम में चला गया। बस यस, डॉक्टर रोहिल चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर वह डॉक्टर सफीर एक उम्र और मेरा आदमी थे। सानवी संकट, दरमियानी का, सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वाली एक खुश अखलाकी आदमी। वो जो ऑपरेशन हमने कल करना था, आपने इसकी तैयारी कर ली होगी। फिर एक और बार आपसे ऑपरेशन के हवाले से फाइल रेडी करवा लेंगे। डॉक्टर सफीर ने ब्लू रंग की फाइल रोहिल की तरफ बढ़ाई। ओके सर, रोहिल ने फाइल थामते हुए कहा। यकटक रोहिल को देखे जा रही थी। रोहिल को अपने आप पर किसी की गहरी नजरों का एहसास है। इसने पास बैठी लड़की की तरफ देखा, फिर अब्रू उठाकर डॉक्टर सफीर को देखा। ये यसरा बुखारी, कल का जो ऑपरेशन है इसमें यह तुम्हारी हेल्प है। डॉक्टर सफीर ने रोहिल का इशारा समझते हुए क्लियर किया। वह जो टाइट जीन्स टाइप पहने बालों को पोनी बांधे, सन ग्लासेस को सर पर जमाए रखे दिलचस्पी से इसे वजी मर्द को देख रही थी। डॉक्टर सफीर को देखकर सर को जश दी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, स्टीने खुनियत तक मोड़े, पैंट की जेबों में हाथ डाले, स्पाट चेहरे पर नागवारी लिए डॉक्टर सफीर की बात सुन रहा था। युसरा जब तक इसकी खड़े खड़े नक्शूर वाले हुवर शख्स को देखे जा रही थी। डॉक्टर सफीर की बात पूरी हुई तो रोहिल गला खंगार कर बोला, जो इसको देखने में मसरूफ थी, चूम कर सीधी हो बैठी। डॉक्टर, मेरा वार्ड नंबर 12 के राउंड का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। रोहिल बेतासर लहजे में के तब बिना एक गलत नजर भी यसरा पर डाले अपने रूम की तरफ बढ़ गया और जिससे बात करने के लिए बेताब हो रही थी। रोहिल के यूं नजरअंदाज करने में बुरी तरह सलग करेगी। हूँ लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी घूरने पर उतर आई हैं। रोहिल ने नागवारी से दिल न सोच और अपने मतलूबा वार्ड की तरफ बढ़ गया। आज इसकी यूनिट से छुट्टी थी, इसलिए इसने देर तक सोने का इरादा बनाया हुआ था। सुबह के 11 बजे तो इसकी आंख शगुफ्ता बेगम की आवाज़ पर खुली। इसने आंखों का मसला उठकर वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर नीले रंग का फ्राक जेबदन की और नाश्ता लेकर दोनों पाँव सफ़े पर ऊपर करके भाप उड़ाती चाय के सब लेने लगी। अजीम साहब ज़मीने पर चले गए थे। शगुफ्ता बेगम अपने किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गई हुई थी। रोहित भी चला गया था, सिर्फ वही घर पर अकेली बैठी थी। इसने चाय का कप खत्म करके साइड टेबल पर रखा और किचन में आकर मुलाजिम के साथ दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। किचन से फारिग होकर इसने दम बिरयानी को पैक किया और रूम में आकर अपना हुलिया सही किया। फिर कंधा पर स्याह शाल लपेट कर मुलाजिम को घर की देखभाल की हिदायत देकर कार में बैठी और ड्राइवर को मतलूबा जगह बताकर इसने रोहिल को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिलते ही रोहिल की खुशगवार आवाज़ आई। लगता है आज ऑपरेशन कामयाब गया है जनाब का, मरहा ने भी भले मूड से पूछा। हाँ वो तो है, तुम सुना, किससे फ़ोन किया? रोहिल मसरूफ़ अंदाज में पूछा। हाँ वो, तुम फ्री हो ना इस टाइम? मरहा ने खुश दिली से पूछा। हाँ फ्री हूँ, क्यों? बस बताती हूँ बाद में, मरहा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी से उतर के इसने चेहरे को दुपट्टे से छिपा लिया। रोहिल के केबिन के पास पहुंचकर इसने दरवाज़ा नॉक किया। यस की आवाज़ पर अंदर चली गई। वो जब फाइल से अभी फ्री हुआ था, मरहा को देखकर खुशगवार हैरत से अपनी सीट से खड़ा हुआ। तुम यहाँ, और ये क्या है? रोहिल ने मरहे के हाथ में पकड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। दम बिरयानी है, तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए तुम्हें देने आ गई। मरहा ने बिरयानी रोहिल को पकड़ाई। थैंक्स यार, रोहिल खुशी से चहक कर बोला। मरहा ने मुस्कुराकर सर झटका। बिरयानी बहुत ही मज़े की है सच में यार। रोहिल ने बिरयानी खत्म करते हुए कहा। अच्छा चलो, अभी मेरा काम खत्म हो गया, साथ ही में घर चलते हैं। रोहिल उठकर खड़ा हुआ। ठीक है। मरहा ने सामने से गर्दन लाई और बैग उठाकर खड़ी हो गई और साथ में ही रूम से निकलने मरहा ने बाहर निकलते हुए फिर से मुंह पर दुपट्टा दे दिया। ओह शिट, फ़ोन भूल गया मैं। तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ, रोहिल कहता हुआ रूम की तरफ तेज कदम उठाने लगा और सर झटक मुड़ी तो किसी के इशारे से इसका माथा जोर से टकराया। टक्कर इतनी शदीद थी कि इसके चेहरे से दुपट्टा छूट गया और हाथ सर पर रखे आंखें नीचे अपने सर से लहाए रहेगी। क्या मसला है? दिन में भी अपने नज़र नहीं आता, यूँ जानबूझकर ही टकराए होंगे। आप जैसे लोगों का यही तो काम है,
यहाँ कोई हसीन लड़की देखी, वहीं पर आपकी लफंगी और छिछोरी हरकतें शुरू हो जाती हैं। हूँ बदतमीज इंसान। मरहा का दिल कर रहा था कि सामने खड़े इस शख्स का सर फाड़ दे, लेकिन वो था कि इसकी आंखों से नजर ही नहीं उठाई पा रही। मरहा ने गुस्से से इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया और हिलो, आपके अंधे के साथ साथ बेरे भी हो। मरहा ने दांत पर दांत जमा कर कहा, हाँ नहीं सॉरी, एक्चुअली मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। अरीश ने झट से सब बात संभाली। वो सिर हों के कर पैर से टक्कर वहां से चल दी और वो बस इस लड़की को देखता रह गया। अरे रोहिल तुम। अरीश ने रोहिल के सामने आता देखा तो खुशगवार हैरत से इसके पास चला आया। अरीश तुम यहाँ मेरे क्लिनिक का व्हाट आ प्रेजेंट सरप्राइज दिया। रोहिल इसकी गले मिलते हुए खुशी और हैरत से मिले जुले तासरात से बोला, तुम कब आए इंग्लैंड से? रोहिल इसके साथ चलते हुए पूछने लगा, बस कल ही आया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे क्लिनिक का बोर्ड पड़ा बाइक से तो तुमसे मिलने चला आया। अरीश भी खुशी से इसे बताने लग गई, यार कॉलेज की बात से तो तुम अचानक ही गायब हो गए। रोहिल ने शिकवा गना नजरों से अरीश को देखा। गुरा बस यार यूं ही वेल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो यार। वो दोनों कार के पास आई तो मरहा की नजर रोहिल के साथ साथ लड़के पर गई जिसके साथ इसका जबरदस्त टकराव हुआ था। इसकी आंखें हैरत से फैल गई हैं, ये रोहिल इस लड़के के साथ लग तो ऐसे रहा है जैसे इसको जानता ही। मरहा आंखें छोटी करके देखने लगी, हाय अल्लाह, कहीं ये लड़का मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा ना? उफ, क्या जरूरत थी इसके साथ इतनी जुबान चलाने की। वह बड़बड़ाकर गाड़ी की सीट से जरा नीचे होगी जिससे इन दोनों की नजर से वो ओझल होगी। रोहिल कार में बैठा तो मरहा को इसकी हालत में देखकर टटकाई, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मैं मोबाइल उठा रही थी, गिर गया था। मरहा ने खुद को कंपोज करते हुए बहाना कसा। गाड़ी आगे बढ़ी तो मरहा की रुकी ही सांस बहाल हुई। हूँ बदतमीज ना हो तो मरहा दिल ही दिल में अरीश को सुधारी। रात के खाने के लिए सब खामोशी से खाना खा रहे थे जब शगुफ्ता बेगम मरहा को पुकारा। वो जो खाने के साथ इंसाफ कर रही थी, शगुफ्ता बेगम की आवाज पर चुनकर इन्हें देखने लगी, जी शनाज की बेटी की शादी है, हम सबको इनवाइट किए हैं, तुम्हारे अब्बा तो नहीं चल सकते, तुम मैं और रहील को चलने हैं परसों इनकी शादी में। शगुफ्ता बेगम ने अपनी बात पूरी होने पर इसकी तरफ देखा, अम्मा मुझसे नहीं अटेंड की जाती ये शादी वादी, आप और रहील चले जाएं। मरहा ने आज आते हुए वजह बताई, नहीं इस बार तुम्हारी कोई चून चुरा नहीं चलेगी, समझी? इन्होंने सख्ती से मरहा को तनबीह किया। मरहा ने खामोश रहने में ही आफियत समझी, और तुम रहील? शगुफ्ता बेगम अब रहील की तरफ मुतवज्जो, जी अम्मा मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप टाइम बता दीजिएगा। मरहा ने होनहार नजरों से रहील को गौरा। रहील ने बेबसी से शाने उछलाई, नहीं अम्मा मैं इतना काम वाला सूट नहीं संभाल सकूंगी। उफो अम्मा मुझसे नहीं हो पाएगा। मरहा ने इस सूट को हाथ में लेकर देखा, फिर कोफ से वापस रख दिया। बड़ी मुश्किल से इसको एक सफेद रंग का सूट पसंद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह मेरी बच्ची को नजर बस से बचाई। शगुफ्ता बेगम ने मरहा की बुलाई लेते हुए इसकी पेशानी चुम्मी। मरहा छप गई। चले अम्मा। रोहिल वाइट कलर शलवार कमीज पहनकर निक सक के तैयार खड़ा था। शादी की तैयारी अरूज पे की हुई थी। पूरा हाल रोशनी और फूलों से सजाया हुआ था। हर तरफ लोग हाथों में गिलास थामे खुश गप्पों में मसरूफ थे। हर तरफ हंसी सरगोशियां कह के मजाक का माहौल लगा हुआ था। कार को पार करते हुए रोहिल तो फोन पर लग गया। अलबत्ता मेरा का इतने रश देखकर ही सर घूमने लगा। शगुफ्ता बेगम तो शनाज बेगम के साथ मसरूफ होगी। मेरा भी एक टेबल पर बैठ गई और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगी, फिर आते जाते लोगों को देखने लगी। वो जो फूलों की टोकरियां हाथों में बिठाए कंधे और कान के बीच मोबाइल रखी किसी से तेज तेज बातें करने में मसरूफ था। कुर्सी से टक्कर लगने के फूलों की टोकरी से गुलाब की पत्तियां गिरने पर शदीद खौफ से इसने फूलों की बड़ी टोकरी पास से गुजरते एक काम वाले लड़के को पकड़ाई और मोबाइल बंद करके इसने जेब में रख दिया और बाहर की जाने बढ़ने लगा कि यूं ही एक निगाह इसके सामने सेल्फी लेती लड़की पर पड़ गई। इसके अलावा बहुत बहुत एक खूबसूरत मुस्कुराहट में डल गए। भूरे बालों का जोड़ा बनाया जिसकी दो लटें घुंघराले की हुई थी। कानों में डायमंड के टॉस से मेकअप से पाक दमकती दोधियाली सफेद मलाई जैसी रंगत, कलाई में सुर रंग की कांच की चूड़ियां पहने, सुर रंग की लिपस्टिक लगाए वो अरीश के हवासों पर पूरी तरह छाई हुई थी। आसपास क्या हो रहा था इसको कुछ खबर नहीं थी। वो बस सामने बैठी इस दुश्मन जान को देखने में मगन था जो सख्त आजिज और बेजार लग रही थी। इसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और जूम करके दूर बैठी मरहा की तस्वीर क्लिक करके अपने पास सेव कर ली। वो ये रोहिल कहाँ रह गया? इसने जाकर मोबाइल में हाथ पकड़ क्लच में डाल दिया और उठकर रोहिल के पास जाने लगी जो एक टेबल पर आसपास से बेनियाज मोबाइल में घुसा हुआ था। रास्ते में इसके पांव पर किसी चीज की ठोकर लगी जिससे वो लड़खड़ा गई। अगर कोई इसे ना थामता तो बुरी तरह जमीन बेस हो चुकी होती। सदा शुक्र के वो बच गई और इसका मजाक नहीं बना। शुक्रिया ऐसे लगा रोहिल ने इसे थाम लिया है। इसकी नजर जैसे ही सामने वाले नक्शूश पर पड़ी इसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। इसका बारह अरीश को देखकर हाई हो गया। इसने झटके से अपना बाजू
अरेश की गिरफ्त से आजाद किया और सुर्ख चेहरे से घूरने लगी। तुमने क्या ठेका उठाया है मुझे टकराने का? तुम्हारे आंखें काम नहीं करती क्या? अंधे हो कहीं के? मरहा ने चबा चबा कर अरीश को जड़ा। हूँ बदतमीज ना हो तो इसका बस नहीं चढ़ रहा था उठा करके सामने छड़े से इसका खून खून कर दे। अरे तुम यहाँ, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। रोहिल गर्मजोशी से अरीश से बेगलगीर हुआ। अरीश ये आजमाई सिस्टर। रोहिल ने मरहा और अरीश को एक दूसरे से मुतारफ कराया, पर वो बेखबर था कि इनके बीच दूसरी जंग अजीम होते होते रोगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रोहिल का कॉलेज फ्रेंड हूँ। अरीश ने कमाल बेनियाजी से मेरा को अपना तारीफ करवाया। और आप? अरीश ने बमुश्किल हंसी जब्त करके पूछा। वो जो रुख मोड़े इसको नजरअंदाज कर रही थी। इसके यूं मुखातब अनुभव बुरी तरह जल के इसकी तरफ देखने लगे। गुस्से से इसकी डार्क ब्राउन आंखें और भी इसको हसीन बना रही थी। क्या खूबसूरती, क्या नजाकत थी इसमें। अरीश बस इसे देखता रह गया। मैं मिरहा ने सब्र की गूंज भरते हुए उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। अब मैं झांसी की रानी हूँ। वो पैर चटकती हुई वहां से चल गई। रोहिल तो हक्का बक्का इसे जाता देखता गया, जबकि अरीश वो तो बस इसके अंदाज पर अपनी दुनिया में इस पर हार बैठा। अब मेरी निगाहों में जैसा नहीं कोई, जैसा मेरा महबूब है ऐसा नहीं कोई। जिस वक्त वो लोग कार में वापसी के लिए बैठे तब अरीश ने मिरहा को देखकर हाथ हिलाया। मिरहा ने दांत पीस कर रुख मोड़ लिया। वो छोटे छोटे कदम चलता रोहित की कार के करीब आया। मिरहा को तो इसका आना एक आंख न पाया। इसने हो करके सर मोबाइल में घुसा दिया। रात इतनी गहरी नहीं हुई थी लेकिन सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। मिरहा को शादी की तकरीबात ने हादसा थका दिया था, हुसूसन इस लफर प्लस बदतमीज उर्फ अरीश ने। इसका मूड खराब था। रूम में आके इसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर चूड़ियां और झुमके उतारे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो इसके मोबाइल पर मैसेज टून बजी। इसने बालों को जोड़ी में बांधा और दुपट्टा शाना पर दरस करके कमरे से बाहर आई। हंस मबूल रोहिल अपने बेड पर बैठा लैपटॉप टांगों पर रखे स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। इसकी उंगलियां मुसलसल कुछ टाइप करने में लगी हुई थी। मरहा ने गहरी सांस ली और सर झटक कर रोहिल का फैला हुआ समेटने लगी। मोबाइल पर भी रोहिल ने वही मैसेज किया था। यार एक कप कॉफी का तो बना दो। रोहिल ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना मिरहा को हुक्म दिया। वो जो शादी से थकी हारी रूम में जा रही थी, रोहिल की बात पर एक गुरी दिखाकर किचन में चली गई। इसने किचन की लाइट्स जलाई और रोहिल की मनपसंद कॉफी बनाने लगी। वक्तन मरहा की नजर किचन काउंटर पर रखे सुर्ख गुलाबों के फूलों पर गी। मरहा की आंखें अजनबी से छोटी हुई इसके करीब जाकर सुर्ख फूलों का बुके उठाया। फूलों की खुशबू से लगता था कि ये फूल कुछ देर पहले ही यहाँ रखे गए हैं। इसने बुके को लौट पलट कर देखा, तब गुलाबी रंग का छोटा सा कार्ड निकला। फॉर माई इज एक्टिव रोहिल। मेरा ने सर झटका बुके नीचे रखा और काफी बनाने में लगी। इसने काफी कप में डाली और वह एक हाथ से कप और संभाले, दूसरे हाथ में बुके लिए वो रोहिल के पास आई। वो नाइट टी शर्ट और ट्राउजर पहने, एक हाथ ट्राउजर की जेब में डाले, दूसरा हाथ खिड़की की दीवार पर जमाए अंधेरे में किसी गैर वर्की नकदी को घूर रहा था। तुम्हारी काफी मेरा की बात और चूम कर मड़ा तो इसके हाथ में बुके देखकर ठटका। ये क्या है? तुम्हारे लिए है। मुझे क्या पता। मेरा ने नातालगी से कंधे चाहिए। मेरे लिए? रोहिल ने अजनबी से बरहर के हाथ से बुके लिया। ये किसने भेजा है? रोहिल ने उलट पुलट कर देखा तो गुलाबी रंग का वही छोटा कार्ड नजर आया। रोहिल ने दो उंगलियों से खींचकर कार्ड बाहर निकाला। कार्ड पर लिखी तहरीर पर रोहिल के चेहरे पर नासमझी के आसार थे। क्या वो किसने भेजा है? मिरहा ने रोहिल को देखते हुए सवाल किया। मुझे नहीं पता। अस्पताल में किसी ने थैंक्स कहने के लिए भेजा होगा। मिरहा ने रोहिल के हाथों से बुके लेकर साइड टेबल पर रखा। इन्होंने मेरे काम में सिर्फ अपने अस्पताल पर महदूद रखे हैं। सब ये बात जानते हैं। रोहिल ने थोड़ी खचाते हुए क्लियर किया। अच्छा अब तुम काफ़ी पीकर सो जाओ, कल पता कर लेना। वो कहती हुई रोहिल के रूम से चली गई। रोहिल से झटक कर काफ़ी पीने में लग गया। सुबह हंस पे मामूल वो अपने क्लिनिक में बैठा जब चपरासी ने इसको बताया कि इनसे कोई मिलने आए हैं। रोहिल ने लिफ्ट बंद की और सेठ के साथ बाईस से सर टकाकर अंगूठे और दोनों उंगलियों से पेशानी को मसलने लगा। ठीक है भेज दो। रूम का दरवाजा हल्के से नॉक हुआ और रोहिल ने यस कहकर कमर सीधी की। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टाई पहने, बालों को बोनी में बांधे, सन ग्लासेस पहने वो रोहिल के रूम में दाखिल हुई। रोहिल के माथे इसे देखकर बिल पड़े। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रोहिल, वो कहती हुई इसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। रोहिल ने गहरी सांस ली। यस, इसने खुश्क लहजे में कहा। उम्मीद करती हूँ मेरे भेजे के फूल आपको बआसानी मिल गए होंगे। वो टांग पर टांग जमाकर मुस्कुराकर रोहिल को देखने लगी। रोहिल ने ताज्जुब से यसरा को देखा जो बेख्तियार मुस्कुराई जा रही थी। रोहिल ने नागवारी से सर झटका। रात में वो पता करवा चुका था कि फूल यसरा ने भेजे थे। अच्छा, वो किस खुशी में आपने मुझे भेजे मिस यसरा? रोहिल के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अनहार माथे पर बैठ डाले यसरा से पूछ रहा था और इसलिए यसरा की मुस्कुराहट गहरी हुई क्योंकि यसरा अफरीदी का आप पर इसने उंगली से दो रोहिल की तरफ इशारे के दिल आ गया है। वाक़े को झुक कर रोहिल की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी।
پھر بات مکمل کر پیچھے ہوئی اور رحیل کو بولنے کا موقع دیا۔ سیریلی سی جو رحیل نے ایک ابرو اٹھا کر جواب میں یسرا نے پلیٹ کی ٹپٹپائی۔ رحیل نے بہدارا ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر یسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں یسرا بی بی، نہ ہی مجھے آپ میں انٹرسٹ ہے، سو اپنا وقت مجھ پر ضائع کرنے کے بجائے کسی اور پر صرف کریں۔ کیونکہ میں رحیل نے سختی سے میں پر زور دیتے جانتا ہوں کہ آپ کا سابقہ بوائے فرینڈ آپ کے پیچھے ابھی تک ہے، لہٰذا یہاں واپس آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور اس کے مقابل جا کر کھڑی اور اس کے چہرے پر غصے کے آثار بالکل واضح دکھائی دے رہے تھے۔ تم یسرا افریدی کو یوں ریجیکٹ نہیں کر سکتے رحیل عظیم، تمہیں پتہ نہیں؟ تم یہ جان لو کہ ایک بار میرے دل جس چیز پر آ جائے میں وہ حاصل کر کے ہی دم لیتی ہوں، چاہے مرضی سے یا پھر زبردستی۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے رحیل کو تنبیہ کیا۔ چھی 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 یسرا افریدی، رحیل نے افسوس سے جھٹکا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں بی بی، اور میں اس نے گنگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، میں دوسروں کی مرضی سے نہیں چلتا، سمجھی آپ؟ وہ رحیل کی طرف لپکی اور پھرتی سے دونوں ہاتھوں سے اس کا گربان پکڑ لیا۔ رحیل کو اس کی حالت پر شبہ ہوا۔ تم مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتے رحیل، سمجھے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ رحیل نے اپنا کالر یسرا کی طرف سے آزاد کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر کہنا شروع کیا، تمہیں ریجیکٹ کر چکا ہوں، ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم۔ اس نے یسرا کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ جب وہ رحیل کے روم سے نکلی تو اس کی آنکھیں ضب سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی اور روش سے کار بھڑکا رہی، اس کے دماغ میں صرف رحیل کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ یسرا ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی جہاں پر کسی نے بھی اس کو کسی بات کے لیے منع نہیں کیا تھا، جو وہ چاہتی تھی اسے حاصل کر لیتی تھی۔ یسرا کے ماں باپ نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا۔ دولت اور خوبصورتی کے نشے میں اس نے ہر شے کا لحاظ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک انتہائی خودسر اور ضدی لڑکی تھی۔ رحیل کے ریجیکشن نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، کار کا دروازہ درم سے بند کیا اور پتلی ہیل سے ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں پلانک کرنے لگی۔ اپنے روم میں آ کے اس نے غصے سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی ساری نایاب اور قیمتی چیزیں زمین بوس کر دی۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ رحیل کا قتل کر دے۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ کیسے اس دو کوڑی کے ڈاکٹر نے مجھے یسرا افریدی کو ریجیکٹ کیا؟ ہاؤ ڈیئر یہ ڈو ڈیٹ ہاؤ؟ وہ چیخ چیخ کر کمرے میں ساری چیزیں نیچے پڑی۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے، پاگل ہو رہی تھی۔ رحیل کے ریجیکشن نے اسے اپنے سے باہر کر دیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، کال بنانے لگی۔ کال جلد ہی اٹھا لے گی؟ کیا حکم ہے میڈم؟ فون پر کسی نے باری مردانہ آواز رہی، ایک تصویر بھیج رہی ہوں، مجھے اس کی ساری ڈیٹیل رپورٹ چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے سرخ بٹن دبایا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ تمہیں برباد کر دوں گی رحیل، تب تمہیں افسوس ہوگا کیوں تم نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ اس کے لہجے میں سے انتقام کی بو آ رہی تھی۔ مغرب ڈلی تو شام نے آسمان کو ہلکا سا جامنی رنگ چڑھا دیا۔ مرحا نے اپنے پاؤں اوپر کیے اور ٹی وی بند کر کے چپس کھانے لگی۔ ٹی وی پر اس کا من پسند شو چل رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے آگے ہو کر بیٹھی، تبھی لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون بجنے لگا۔ مرحا نے منہ بنایا اور چپس کا پیکٹ صوفے پر رکھ کر فون اٹھانے چلی گئی۔ ہیلو رحیل، گھر پر ہے؟ کسی کی مردانہ آواز مرحا کی سماعت سے ٹکرائی۔ رحیل بھائی گھر پہ نہیں ہے، جب وہ آ جائیں گے تو میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی، مرحا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیکن مجھے جس سے بات کرنی ہے وہ دشمن جان تو گھر پر ہی ہے نا؟ مرحا نے اجنبیت سے فون کو دیکھا۔ آپ رحیل کے دوست ہی ہیں نا؟ نہیں، اب میں رحیل کا جیجا بننے والا ہوں۔ فون سے اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مرحا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ کوئی اور انسان کی طرح بات بتا دیں، مرحا نے چبا کر کہا، میں عریش اور محترمہ آپ کا فیوچر ہسبینڈ۔ مرحا کا اس کا نام سن کر گویا سانپ سوکھ گیا۔ وہ اس کی گفتگو منہ کھولے سن رہی تھی۔ اوول نمبر کے بدتمیز لوفر چھچورے انسان ہو تم۔ پتہ نہیں رحیل نے کس طرح تم جیسے بدتمیز انسان کو اپنا دوست بنا لیا ہوا ہے، مرحا نے جل کر کہا۔ جواب میں اس کا کہک پھاڑ کیک سنائی دیا۔ مرحا نے بدتمیز کہہ کر کھٹک سے فون ریسیور پر ٹچکا۔ اس کا موڈ عریش کی وجہ سے خاصا خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد امید نہیں تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دیتی اگر وہ اس کے سامنے ہوتا۔ یا تمہیں دبئی نہیں جانا چاہیے؟ رحیل کار کی سیٹ سے کمر ٹکائے عریش کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک ویک کے لیے جا رہا ہوں، کچھ پیپر ورک رہتا ہے، پھر بابا کے بزنس کو بھی مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ آ کر عریش نے مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی، رحیل نے نرمی سے کہا۔ اچھا، اب شادی وادی کا کوئی ارادہ ہے یا ابھی تک نہیں؟ رحیل کی سینے پر بازو لپٹے ہوئے دلچسپی سے عریش سے پوچھا۔ ہے تو صحیح، عریش نے شانے چلا کر اظہار کیا۔ اچھا، کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آ کر بتاتا ہوں، ابھی میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، عریش نے کلائی پر باندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بائے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے بدل گیر ہوئے۔ عریش اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور رحیل نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا۔ اس کے فائنل پیپرز چل رہے تھے۔ وہ بری طرح زائد تھی، سارا دن کمرے میں بند رہ کر اس سے غصہ آ رہا تھا۔
फिर सारा लेक्चर अटेंड करो, फिर असाइनमेंट बनाओ, फिर नोट्स में दिमाग खपाओ, फिर इन पेपर्स में सर खपाओ कर मार जाओ। हूँ मुसलसल बड़बड़ाई थी, तभी फोन की घंटी बजी। इसने हाथ उठाकर देखा, फिर इसकी आंखें नमीर से छोटी हुई। ऑल द बेस्ट फ्रॉम फ्यूचर हस्बैंड। इसने गुस्से में आकर फोन में ही ऑफ कर दिया। बदतमीज कमीना लोफर कहीं का ना हो। अल्लाह अल्लाह करके इसके पेपर्स खत्म हुए और इसकी जान छूटी। इसे तो खूब आराम करने का प्लान बना रखा था। वो मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टाइपिंग करने में मसरूफ थी जब रोहिल को दरवाजे के चौखट पर खड़ा पाया। मेरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट से रोहिल को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता इसके पास आया और बेड पर इसके साथ बैठ गया। कैसे रहे तुम्हारे एग्जाम? बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब्बा की जमीनें को संभालने का डर इतना हावी था कि सारे एग्जाम पास कर दिए। मेरहा ने जानदार मुस्कुराहट से रोहिल को चमक कर अपना अजीम कारनामा सुनाया। हम तो अब अब्बा को चाहें कि तुम्हारे हाथ पीले कर दें। रोहिल ने हंसी दबाकर कहा। मेरहा के माथे पर बल पड़े। इसने मसनूई गुस्से से रोहिल को घूरा। मेरी फिक्र न करें आप, अभी मुझे आपके बच्चों की चुटकुलियां भी तो दो कर सुखानी है। मेरहा की बात पर दोनों हंसने लगे। अब्बा, मेरहा ने दरवाजा नॉक किया। अजीम सा आंखों और नजरों का चश्मा पहन के किसी किताब का मुताला करने में लगे हुए थे जब मेरहा की आवाज सुनाई दी। इन्होंने इसे इजाजत दी और चश्मा किताब के साथ वाइट टेबल पर रख दिया। मेरहा ने अजीम साहब के करीब बैठते हुए एक नजर शगुफ्ता बेगम को देखा जो मसले पे बैठी तस्वीर बढ़ रही थी। यह वक्त इस वजीफे का था। मेरहा ने सर झटका और अजीम साहब की तरफ देखा जो इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। अब्बा, कल मुझे हमा की तरफ जाना है अपनी बुक्स और कुछ जरूरी चीजें लेने। मैं चली जाऊं? मेरहा ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ चली जाना जी, शुक्रिया। वह उठ के खड़ी हुई। दोपहर शुरू हो चुकी थी और वो हमा की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने इसकी कार में बैठते ही कार चला दी और हमा के घर से तकरीबन 3 बजे निकली थी। इसने टाइम देखा तो हमा से जरूरी चीजें लेकर माजरत करती कार में बैठ गई। वो कार में खामोशी से भागते दौड़ते दरख्तों ऊंची इमारतों को देख रही थी जब ही झटके से कार रुकी। मेरहा का सर गाड़ी की पिछली सीट से टक्कर लगते लगते बचा। इसने संभलते हुए बुखलाकर आके देखा जहाँ कुछ नकाबपोश आदमी ड्राइवर को और बाहर की तरफ आने का कह रहे थे। मेरहा का हल्का तक सो गया। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह काम किया। इसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर रोहिल का नंबर बनाने की कोशिश की लेकिन एक नकाबपोश ने इसकी साइड का दरवाजा खोला और उसके हाथ से छपड़ कर मोबाइल खींचा। मेरहा करंट खाकर पीछे हुई। कौन हो तुम लोग और क्यों मुझे लेके जा रहे हो? मेरहा ने अटक अटक कर तभी एक आदमी ने इसके बालों से खींचकर बाहर निकाला और उसकी मुझ पर दिल नशा वार मार डाले जिससे कुछ ही वक्त में वो होश से बेगाना हो गई। इसकी आंखों के सामने गुप अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। बेहोशी का असर हटा तो इसने आहिस्ता से आंखें खोली। सर बहुत भारी हो रहा था। क्या हो रहा था? वह वक्त कहाँ था इसे कुछ याद नहीं था। आहिस्ता से दिमाग ने काम करना शुरू किया तो इसे याद आया कि वो हम्मा की तरफ से अपनी कुछ चीजें नहीं की थी और रास्ते में कुछ लोगों ने इसे जबरदस्ती अपनी वैन में बैठाया था और इसके बाद इसे अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े। जैसे ही याद आया तो वह अगवा हो चुकी है। इसने फौरन से आंखें खोली। फौरन खड़ी हुई अंधेरे में इधर उधर हाथ मारा तो कमरे में दो रोशनी जल उठी। इसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। कमरा निहायत छोटा मगर साफ सुथरा था। इसकी नजर अपने बैग में पड़ी। मेरा फोन अपने बैग की तरफ लपकी है। इसने बैग की सारी चीजें नीचे गिरा दी। खाली था, मोबाइल इसमें नहीं था। बेबसी और खौफ से यह आलम था कि इसका दिमाग बिल्कुल माफ हो गया। वो जमीन पर नीचे बैठती चलेगी। अगवा होने का नाम ही इसके जिस्म का खून निचोड़ने के लिए काफी था। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था, ऐसे जैसे मारो तो जान नहीं, काटो तो डो नहीं। इसने सर घुटनों में गिरा दी और हल्का फाड़ कर रोने लगी। जब रोकर थक गई तो दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उबैदक के पीछे बहुत सहमी हुई अजीब वसवसों ने इसे घेरा हुआ था। इसे जिस्म कांप रहा था। दरवाजा हिला तो कमरे में एक अदर उम्र औरत ट्रे में खाना लेकर आ रही थी। मेरा फौरन इस औरत की तरफ की। क्यों बंद किया है मुझे यहाँ? हाँ, आखिर कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों यहाँ लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। इनके जाने दो, वो आंसू के दरमियान चीख कर कह रही थी। अदर उम्र औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रे टेबल पर रखी और जिस तासर चेहरे के साथ आई थी वैसे ही वापस चली गई। दरवाजा बंद हो गया और वह फिर से इस वीरान कमरे में बंद हो गई, अकेली तन्हा। नीचे बैठकर फिर से रो कतार रोने लगी। इसका जिस्म कांप रहा था, इसकी आंखें सुन होने लगी थी, इसलिए कमरे में इसे बेहद वहशत हो रही थी। मीठा की नजर तभी कोने में एक चूहे पर पड़ी। इससे हल्का पार चीख बरामदा हुआ, तेजी से बेड पर बैठ गई। इसके रोने में फिर से रवानी आ गई। शाम डलने को थी जब ड्राइवर हाथ बांधे और सर झुकाए रोहिल से हाथ हुआ। चाचा मेरा कहाँ है? रोहिल रोकने कब लबों से लगाकर बचा। रोहिल बाबा, वो मेरा बेबी को रास्ते में लोग अपनी वैन में बिठा कर ले गए। ड्राइवर हामते कामते बता रहा था। रोहिल सोफे पर बैठा था। शगुफ्ता बेगम वजीहम को चाय सर्व कर रही थी। ड्राइवर की बातों सबने हैरत से ड्राइवर को देखा। रोहिल फौरन ड्राइवर की तरफ रखा और इसको शाना से पकड़ा। क्या बोल रहे हैं सलमान चाचा आप? रोहिल सख्ती से हैरानी सोचा। शगुफ्ता बेगम सीने पर हाथ रखे बैठती चलेगी।
ड्राइवर इनका पुराना मुलाजिम था। ड्राइवर ने मन माइन सारी बात रोहिल को बता दिया। रोहिल का दिमाग बेग से उड़ गया। अजीम साहब दम सादा ड्राइवर को सुन रहे थे। शगुफ्ता बेगम ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। रोहिल पुलिस को फौरन मिला। अजीम साहब उठ के खड़े रोहिल के मुकाबले खड़े हुए। अमान मरहा को कुछ नहीं होगा, अम्मा मेरा को कुछ नहीं होगा, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। रोहिल ने के मोबाइल जेब से निकाला, फिर टक कर गया। इसकी क्लिनिक से आए कॉल आ रही थी। इसका बटन दबाया। सर में यसरा ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो इन्होंने इसका जिम्मेदार आपको ठहराया है। रोहिल का दिमाग चकरा कर गया। इसे यसरा की इस दिन वाली बातें याद आई थी। ना हो, ये सब यसरा का ही काम है। रोहिल ने फोन भेज ली। इसने बिना कुछ किए फोन बंद कर दिया। इसे सिर्फ मरहा की फिक्र थी। दुनिया बहुत जालिम थी और इसकी बहन बहुत मासूम। वक्तन डोर बेल बजी। घर के मुलाजिम ने जिगर कर दरवाजा खोला। साहब बाहर पुलिस खड़ी है, आपका पूछ रही है। मुलाजिम ने झटका जगह सर के साथ रोहिल को मारा। ये क्या हो रहा है रोहिल? पुलिस क्यों हमारे घर क्यों आई है? सब ठीक है ना? रोहिल शगुफ्ता बेगम ने आंसुओं से लबरेज आंखों से पूछा। कुछ नहीं होगा माँ, अब मुझे इन लोगों के साथ जाना होगा, मैं वापस आकर बताता हूँ सब। रोहिल माँ को दिलासा देकर बाहर चला गया। अजीम साहब इसके हमराह बाहर चले गए। यादा मेरे बच्चों की हिफाजत कर, ना जाने मेरे घर को किसकी नजर लगी है। शगुफ्ता बेगम ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। रात का वक्त हुआ। मरहा की आवाज खटकी से खुली। इसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। ब्लू सूट के आस्तीने खुले तक फोल्ड किए, टाइट की न डाली किए, वो स्पॉट चेहरे लिए अंदर दाखिल हुआ। मेरा सेम कर पीछे ही रिलैक्स में बस तुमसे ये बात करने आया हूँ। वो सोफे पे बैठते हुए टांग ब टांग जमाते हुए मेरा पर नजर में रखूस बोला कि कौन हो तुम? क्यों तुमने मुझे यहाँ पर बंद किया है? मेरा ने कांपती आवाज में पूछा। खौफ से इसकी आवाज बाजियाँ हो रही थी। इसने सिगरेट कश लिया और सांस से धुआं अंदर उतारा। मेरा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। तुम बताते क्यों नहीं हो? तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों किया? वो चीख कर बोली। इसने सिगरेट को बूढ़ से मसला और छोटे छोटे कदम चलता इसके करीब आया। मेरा बदक के पीछे ही दूर दूर रहो मुझसे, इसने सख्ती से कहकर इसे खुद से दूर किया। रोहिल रोहिल अजीम जानती हो इसको? इसने पेंट की जेब में हाथ डालते हुए पूछा। रोहिल मेरा ने आरती से रहा। तुम मेरे भाई को कैसे जानते हैं? इसने समझ कर सुरहान समझे। इसने मुड़कर आंखों में गुस्सा लिए मेरा को देखा। तुम्हारी भाई की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आज मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इसने मेरा को बाजू दबोच कर इसे करीब किया। मेरे भाई की वजह से? इसने जैसे कुछ गलत सुना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे यहाँ बंद करके तुम्हारी बहन खुदा हाँ मेरे भाई के पीछे खुद मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। मेरे भाई तो इसकी तरफ देखता तक नहीं था। मेरा ने अपने बाजू छुड़ाने की सही की। इसकी गिरफ्त मजीद सख्त की और कन्या नजरों से इसे मरहा को उड़ा। वो मेरी इकलौती बहन थी। तुम्हारे भाई ने इसे हर्ट किया, इसी वजह से आज वो इस हालत में है। मेरा भाई ऐसा नहीं समझे तुम, तुम्हारी बहन ही एक कमजोर किरदार की है। चटा जैन की इस कार पर एक तमाचा रसीद किया। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए जमीन बहुत सड़ चुकी थी। वो कार पर हार रखे बेयकीनी से जैन को देख रही थी। जैन ने इसके बालों से पकड़ा और कड़ाहा करेगी। तुम्हारे भाई इसी गलती की सजा चुकाएगा, समझी? वो भी तो जाने की बहन को जब तकलीफ होती है कैसा लगता है। वो आंखों में खून लिए चबा चबा कर कह रहा था। लेकिन तुम मुझे क्यों इसकी सजा दी है जो मैंने किया नहीं? आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है? बोलो, मेरा ने रोते हुए पूछा। जब तुम्हें तकलीफ होगी ना, तुम्हारे भाई को इल्म होगा कि बहन के आंसू एक भाई को किस तरह तोड़ते हैं। जैन ने गुर को कहा। नहीं, मेरा भाई मुझे यहाँ से जरूर निकालेगा, समझे तुम? इसने जोर दे कहा। तुम्हारा भाई? जैन इसकी बात हंसने लगा। मेरा भी इसकी हंसी पर अच्छा हुआ। तुम्हारा भाई इस वक्त मेरा के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा इस वक्त जेल में है। मेरा शदद फटी आंखों से जैन को देख रही थी। तुमने मेरे भाई को जेल में डाला? तुमने इस जैन का कॉलर पकड़ लिया। जैन ने झटके से इसकी गलाई पकड़ी, उसके गाल दबोचा। तुम और तुम्हारा भाई मेरी कैद में हो, समझी? इसलिए अपने जज्बात पर जरा काबू रखो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारी इज्जत और अपनी जान से प्यारे भाई से हाथ धोना पड़े। जैन ने इसके झटके से छोड़। नहीं, तुम तो मेरे भाई को कुछ नहीं करोगे। सीरियसली अगर मैं ऐसा करूं तो? वो फिर टांग पर टांग जमाकर सोफे पे बैठा था। इसके कदम मरहा के करीब थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का वास्ता देती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई की वजह से तुम्हारी बहन पर यह मुसीबत नहीं आई, वो खुद अपनी वजह से इस मुसीबत में फंसी है। मरहा ने रोंदी आवाज में कहा। हूँ जैन है बरा, लेकिन ये सब करके मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी एक शर्त है। जैन ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। मरहा ने समझी से इसको कहा कि तुम्हारे भाई आजाद हो जाएगा और तुम भी बाहर अपने घर जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मान्य होगी।
तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। ज़ैन ने इसके करीब झुकते हुए कहा। मेरहा के होंठ बेयकीनी से खुले। इसने ज़ैन को देखा। लेकिन तुम हमें अपनी बहन की हालत से जिम्मेदार समझते हो, फिर तुम मुझे निकाह का क्यों करना चाहते हो? ज़ैन ने दिलचस्पी मेरहा को देखा। क्योंकि मेरहा अजीम, तुम्हें जब तकलीफ होगी तो तुम्हारी भाई को भी पता चलेगा अपनों की तकलीफ क्या होती है। इसने अपनी बात पर जोर देकर कहा, ये मेरा नंबर है। अगर तुम्हें चाहती हो कि तुम्हारा भाई जेल से रिहा हो जाए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे भाई का केस भी वापस ले लूंगा अगर तुम मेरी बात मानी तो। ये कहकर वो चला गया। वो बस बेयकीनी नजरों से जल जाता देखती रही। जान कदमों से बाहर तक आई और गाड़ी में बैठ गई। तभी एक आदमी ने इसके मोबाइल पर्स पकड़ाया। इसने पर्स में मोबाइल थामा और गाड़ी में बैठ गई। इसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली। ना इनमें आंसू था, ना ही कोई सवाल, बस एक कर्व था। इसने कर्व से आंखें मीच ली। एक पल में जिंदगी कैसे बदलती है ये कोई मेरहा से पूछे। मेरहा की आंखें बेयकीनी सी थी, बेयकीनी थी। गाड़ी चुपचाप चल रही और बस बेहिस होकर भागते हुए मनाजर को देख रही थी। जब इसकी सारी हससियत मफलूज हो गई थी, जैसे सिर्फ जिस्म बाकी हो, रूह किसी और ने अपनी मुट्ठी में जकड़ ली हो। रात स्याह से स्याह होती जा रही थी, स्याह और खामोशी। वो गाड़ी से मरे मरे कदमों से नीचे उतरी। जगमग जमक करते तारों ने आसमान को सजा रखा था। वो सब तारे आसमान में रह को खामोशी से तक रहे थे। अपने घर के मेन गेट तक पहुंची और नीम आंखों से दरवाजा हल्के से खटखटाया। वो खामोशी से दरवाजे के सामने से हट गई। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो शगुफ्ता बेगम का चेहरा ऐसे दरवाजे के चौखट से नजर आया। बेहद उसकी आंखों में तैरती नीमी झलक पड़ी और दरवाजा शगुफ्ता बेगम ने खोला था और मेरहा को सामने देखकर वो बेहतर इसकी तरह बढ़ी और मेरहा को खुद से लिपट लिया। मेरहा ने अभी भी अपना जबत खो दिया और देड़े मार मार कर शगुफ्ता बेगम के गले लग कर रो पड़ी। पता नहीं किस पर रो रही थी, अपने अगवा होने पर या जो किस्मत और वक्त ने इसके साथ किया इस पर। सारे खेल ही इस वक्त और किस्मत के तो थे। मेरहा मेरी जान कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मेरी तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई थी? वो मेरहा का माथा चूमने लगी। अम्मा, वो इतना कहकर फिर से इनसे लिपट गई। अजीम साहब ने भी आगे बढ़कर इसे खुद से लिपटाया। इतने में रोहिल भी पुलिस की स्टेशन से वापस आता दिखाई दिया। मेरहा को देखकर वो फौरन इसकी तरफ लपका। मेरहा, तुम ठीक हो ना? कौन थे वो लोग? कुछ किया तो नहीं उन्होंने? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे बताओ कौन थे? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इनको, बस तुम मुझे इनका पता बताओ। और रोहिल मेरहा का चेहरा हाथों में प्याले में लेते हुए जज्बाती होकर पूछ रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैं नहीं जानती। मेरहा ने इतना कहकर फिर से रोना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती, वो हिचकियों के दरमियान में कहने लगी। रोहिल ने गहरी सांस खारिज की और इसको खुद में बेच दिया। फिर हल्के से इसका सर लगाने लगा। तुम कमरे में जाकर आराम करो और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे एक एक आंसू का इस हबीस लोगों से हिसाब लूंगा। रहील ने एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। वो कमरे में आई, दरवाजा लॉक करके फिर दरवाजे पे बजते जमीन पर बैठती चली गई। फिर इसने दोनों हाथ चेहरे पर दिए और बेहतियार होने लगी। किस किस चीज का हिसाब लोगे तुम रोहिल? किस्मत को मेरे साथ गल करना था, वो मेरे साथ गलत हो गया। मुझे यूं ही किसी की जिंदगी में आना था, मैं आ गई। रोहिल, कुछ नहीं हो सकता, अब यही मेरा मुकद्दर है। दर्द, आंसू और तकलीफ, बस यही मेरा मुकद्दर है। वह आंसू और सिसकियों के दरमियान होने लगी। रोते रोते इसकी आंखें खुश गई। फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। वजी कोई दुपट्टा लगी, नमाज पढ़ने लगी। मैं नहीं जानती अरे ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। यही वक्त की अच्छी आदत होती है। वक्त जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। शायद मेरा वक्त भी गुजर जाए, बस मुझे सब्र देना मेरे मालिक, और मेरे भाई को, घर वालों को सलामत रखना। अपने भाई पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। अगर मेरे मुकद्दर में वो शख्स लिखा है सिर्फ बर्दाश्त करना ही लिखा है तो मैं आपसे यही दुआ करती हूँ कि मैं इसकी हर तकलीफ को बर्दाश्त कर जाऊँ। मेरे मालिक आंसू हलवार इसके गालों पर बह रहे थे। रोने से इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ने लगे थे। इसने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरे और जानमाज तय करके रखी और बेड पर चढ़ लेकर छत को गूंजने तकने लगी। ना जाने मजीद कितने लम्हे ऐसे यहाँ रहना थे। एकदम सबको इसको अजनबी लगने लगे थे। हर चीज से इससे खौफ आने लगा था। हर जगह इससे वहशत ही दिखाई दे रही थी। सुबह वो उठी तो इसका सर भारी हो रहा था। इसने आंखें मसली मोबाइल उठाकर देखा जिस पर 10 बजे का टाइम बताया जा रहा था। इसने मोबाइल पर डाला और हाफ हटाकर वार्डरोब से सफेद रंग का प्लेन फ्रॉक निकाला। वॉशरूम में चली गई। वाफले के जैसे ही वो बाहर निकल शगुफ्ता बेगम इसकी बेड पर बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। साथ में नाश्ते की ट्रे रखी थी। मेरहा को देखकर वो उठकर इसके पास चली आई और उसे गले लगा लिया। कैसी हो मेरी बच्ची? शगुफ्ता बेगम ने इसके हाथ थाम लिया। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है। शगुफ्ता बेगम ने मेरहा के गाल और माथा छूकर परेशानी से मेरहा को देखा। नहीं अम्मा, बस ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ही हो रहा होगा, मौसम की वजह से इसने टालना चाहा। शगुफ्ता बेगम ने इसे कंधे से थाम लिया और उसके चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। सब ठीक है ना मेरहा? क्या तुम हम सब से कुछ छुपा रही हो? कहीं इन लोग अगवाकारों ने कुछ? शगुफ्ता बेगम ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर परेशानी से मेरहा को देखा। नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अल्लाह ने मेरी जान और इज्जत दोनों महफूज रखी हैं। बस क्या मेरहा, मुझे बताओ क्या तुम मुझे छुपा रही हो? नहीं अम्मा, मैं कुछ
میں کیا چھپا سکتی ہوں، میں یہ سوچ رہی تھی کبھی کبھی قسمت کے ہاتھوں آپ کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے ہتھیار میں کچھ ہوتے ہیں، تب حالات ہی قسمت میں مرہا نے کھوئے انداز میں کہا۔ جو لکھا تھا وہ ہو چکا ہے بیٹا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، نہ بس دعا کرنا سکتے ہیں۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، میری جان کہ اللہ نے تمہیں صحیح سلامت ہمارے پاس بھیج دیا۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اچھا تم ناشتہ کرو، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، کہہ کر اس کا ماتھا چومتی کمرے سے باہر چلے گی۔ صحیح سلامت تم آ گئی ہو ماں، بس میرے روح میرے جذبات سب وہیں چھوٹ گئے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس جان ضرور ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی وہ گزارتا ہے جس میں وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، جہاں تک کہ خواب و خواہشات بھی مار دیتا ہے۔ میرا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اس نے مستقبل کی پرواہ تھی، نہ اسے اپنے ماضی کے غم نے رلایا تھا، کیونکہ اس کے ماننا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے کب سے آنکھیں بند کی، آنکھوں میں تیرتے آنسو چند سے اس کی گال پر بہہ گئے۔ اس نے سختی سے گال رگڑی اور موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال پک کر لی گی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بالکل سپاٹ رہے نصیب تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد فرمانے کی زحمت کر لی۔ فون پر زین کی ہنسی سنائی دی، بناوٹی اور شیطانی ہنسی، اندر تک جلا دینے والی ہنسی۔ مرحا نے غالب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میرے بھائی کے کیس واپس لے لو زین آفتاب، مرحا نے سپاٹ لہجے میں۔ اچھا تو ہماری پیشکش قبول کر لی، اچھا فیصلہ کیا اپنے زین نے اسے داد دی۔ آپ نے مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، محض فیصلہ سنایا تھا، اس نے چبا چبا کر یاد لایا۔ چلو عقل اور باتوں سے تو کافی ذہنی لگتی ہو، پھر کب تمہیں آپ کے نکاح کی قید میں بند ہونے کا انتظار کروں۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بہت جلد، انفیکٹ میں اسی ویک تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، آخر اتنا تو حق بنتا ہے تمہارا۔ اب صرف دوسروں کی خواہش کا گلا گھونٹتے ہیں، خواہشات کی تکمیل سے آپ کیا جانے، آپ جیسے لوگ صرف اپنی خواہش کے پیچھے دوسروں کی خواہشوں، ان کے جذبات، ان کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آپ خود کے لیے میرے اندر اچھائی مت جگائیں۔ اس نے غصہ نکالتے ہوئے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ اچھا ہے کہ تم نے اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیا، ابھی تو آپ کو اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ چلنے ہیں۔ اپنا یہ غصہ تھوڑا سا بچا کر رکھیں مرحا بیوی۔ مرحا نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اگر محبت اتنی غرض ہوتی ہے تو مجھے نفرت ہے اس محبت سے، لعنت بھیجتی ہوں میں اس محبت۔ اس نے موبائل ٹیبل پر ٹچا۔ ایک آگ تھی جو اس کے وقت سب کو لپٹے میں لی ہوئی تھی۔ اس آگ میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وقت، ہاں سارا کھیل وقت ہی تو ہے تھا، لیکن وقت ہر وقت ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ وہ ایک شاندار دکان کے قدم آدم آئینے کے سامنے ایک ایک شرٹ کو اپنے اوپر رکھ کر چیک کرتا۔ انہیں یہ پہن کر جاؤں گا تو یہ نیک چڑی پکا منع کر دے گی۔ 2 گھنٹے مغزماری کے بعد بالآخر اسے اپنے لیے کچھ پسند آیا۔ وہ سلر بوائے کے پاس اپنی چیزوں کا بل پے کرنے چلا گیا۔ تبھی ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کی خوبصورت چین اس کے سامنے جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عکس ابھرا۔ وہ مسکرا کر دکاندار کے پاس گیا اور چین خرید لی۔ مرحا کے لیے اس نے مسکرا کر چین کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر دیکھا۔ اسے بہت ہی خوبصورت لگی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور دکاندار کو اسے پیک کرنے کا کہا۔ سر یہ آپ اپنی گرل فرینڈ کے لیے خرید رہے ہیں؟ دکاندار نے مسکرا کر پوچھا، جو ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دکاندار کی باتوں میں مسکرا کر بٹن نہیں، اپنی ہونے والی وائف کے لیے۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دکاندار کی مسکراہٹ گر گئی۔ اس نے خوبصورتی سے مکمل ڈبل میں چین ڈال کر ریش کی طرف بڑھائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر سر کو خم دیا اور بل پے کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ زین اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، کمرے سے آتی سگریٹ کی بو سے پتہ چلا کہ اس نے ابھی بھی اسموکنگ کی ہے۔ زین ہمنا، زین کی ماں نے پھر سے زین کو پکارا۔ لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مدھم سی روشنی سے بھی ہمنا بیگم بآسانی اس کے چہرے کی ناگواری کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا اور ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا۔ ایک پل کے لیے زین کے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ہمیشہ سے اندھیرا پسند تھا، ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اندھیرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ وہ قد قمر چلتی اس کے پاس آئی۔ میں یہ کیا سن رہی ہوں زین؟ ہمنا بیگم نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ ماں۔